सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो। बहुजन नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुरील साहब आज कानपुर नगर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने बैठक की है। पहले तो हम कुछ बातें उनसे जानना चाहेंगे कि कानपुर कैसे आना हुआ आपका और क्या उद्देश्य लेके आए, क्योंकि हर चीज एक उद्देश्य से चलती है, एक एजेंडा होता है, एक उद्देश्य होता है। चूंकि इनकी पार्टी है, बाकायदा चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी है और जाहिर बात है जो रजिस्टर्ड होना आसान बात नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। ये इनको श्रेय प्राप्त है कि ये रजिस्टर्ड पार्टी। अब हमसे बात करेंगे पूरी तफसील तरीके से, वो हमें बताएंगे। सर, आपका पूरा क्या नाम? मेरा नाम प्रमोद कुरील, पूर्व सांसद राज्यसभा। आज कई सालों के बाद कानपुर नगर में आने का मुझे अवसर मिला, हमारे कुछ साथियों के आमंत्रण पर। वैसे थोड़ा मैं तफसील से अपने बारे में बता दूं। मैं 1996 से लेकर कांशीराम साहब, बहुजन महानायक कांशीराम साहब, उनके सानिध्य में रहकर, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में मैंने बहुजन आंदोलन में कई सालों तक शिरकत की और बहुजन समाज पार्टी का मैं सदस्य रहा और उसकी पार्टी से सांसद भी रहा। लेकिन कांशीराम साहब के गुजरने के बाद जो रास्ता इस पार्टी के नेतृत्व ने अख्तियार किया, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग उसी समय सन 2005, 2006, 2007 उस समय ये एहसास होने लगा था कि मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है। जिस विचार को लेकर, जिस भावना को लेकर, जिस ईमानदारी के साथ कांशीराम साहब ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अपने जीवन काल में, उन सारी बातों को दरकिनार कर एक सीमित एजेंडे के तहत इस पार्टी को ले जाना शुरू हो गया था। और वो देखते देखते, आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, कि आज हम 2026 में खड़े हैं, लगभग 20 साल उसको हो चुके हैं। और जो मुझे अंदेशा 2006, 2007, 2008 के दौर में हुआ, आज मैं देखता हूँ कि पूरे देश के अंदर और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर वो हालात हमें नजर आते हैं। तो उन हालात से, अब उस अंधेरे से हमें बाहर कैसे निकलना है, इसका रास्ता भी मैं पिछले कई वर्षों से सोच रहा था। और मुझे लगा अब वो समय आ गया है कि अब समाज के बीच में उतरकर समाज को वो रास्ता दिखाने की कोशिश की जाए जिसका ये समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपकी पार्टी का मूल एजेंडा क्या है? क्योंकि मूल एजेंडा अगर संक्षेप में बोला जाए तो हमारा मूल एजेंडा वही है कि जो हमारे महापुरुषों ने, महात्मा फुले ने, छत्रपति शाहूजी महाराज ने, पेरियार साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कांशीराम साहब ने, और भी जो हमारे महापुरुष रहे, उन्होंने जो हमें एजेंडा दिया था, हमें कोई नया एजेंडा नहीं बनाना है। सिर्फ उसी एजेंडे को हमें ईमानदारी से और मजबूती के साथ इस देश में लागू करना है। ये हमारी सोच है जिसको लेकर हम मैदान में उतरे। शुरू में सारी पार्टियां इसी तरह की बात करती हैं, बहुजन ने भी यही बात की थी जी। और जब परवान चढ़ जाते तो अपने आप उड़ जाते। जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत सही सवाल आपने पूछा और मुझे खुशी है कि आपने सवाल पूछा। इसमें गलती किसकी होती है? मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ, जैसे हमारे लोग बोलते हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कि हमारे साथ बार बार धोखा होता है। धोखा एक बार होता है, 2 बार होता है। अगर बार बार धोखा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना धोखा देने वाला जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार धोखा खाने वाला भी होता है, क्योंकि बार बार वो जाल में फंसता है। धोखा देने वाला आपको बड़े बड़े वायदे करता है, बड़े बड़े समझ विभाग दिखाता है। और हम लोग, हमारा जो समाज है, इसको हम भोला वाला समाज कह लें, ना समझ समाज बोल लें, अंधभक्त समाज बोल लें,
कि जिस भी नेता को वो पीछे लगता है, जिस भी नेता के पीछे लगता है, वो आंखें बंद करके पीछे लगता है। मेरा ऐसा मानना है, और इस बात को मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, कि जो भी समाज अपनी आंखें बंद कर देता है, तो नेता तो एक रहता है, नेता पैदा होता है, एक दिन मरना भी होता है नेता को। अगर हमने इस आदत को डेवलप नहीं किया कि हम जिसके भी पीछे चले उसको हम आंख खोल कर देखें, उस पर चेक रखें, उससे सवाल पूछें, और जब तक हम सवाल पूछने की आदत नहीं डालेंगे तब तक हमारा नेता, कोई भी नेता हो, वो बेलगाम होना उसका लाजमी है। तो जहां नेता की जिम्मेदारी है कि वो बेईमान ना हो, उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है कि वो अपने नेता पे, चाहे वो कोई भी नेता हो, उस पर लगाम रखे, उसके सवाल पूछे, उसकी सारी हरकतों पर, उसके कहने पर, उसके करने पर अपनी नजर रखे। आपने जनता को इस मामले में जिम्मेदार बनाया जी। जबकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है और उसमें अगर छूट दी जाती तो हर आदमी लपकता है। जी। तो इसी तरह से अगर कोई जनता के सामने आता है, लोग लुभावनी बात करता है, जनता तो भोली भाली, तो आप मानते हैं, और इसी वजह से वो बहकावे में आ जाती है। लेकिन जिस पर विश्वास कर रही है वो कितना खरा उतर रहा है। जी, इस बारे में आपने अपनी बात में, अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया, उसको मैं तफसील से थोड़ा बता दूं। मान लीजिए आप साबुन लेकर आए, हर आदमी साबुन इस्तेमाल करता है, और साबुन वाले ने बोला, साबुन बेचने वाले कंपनी ने बोला कि साबुन सस्ता है और दूसरे से अच्छा है, अच्छी खुशबू है। आप लेकर आ गए और आपने देखा कि झाग नहीं देता है, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी नहीं है, और इसको लगाने से खुशबू भी पैदा होती है। एक बार आप लेकर आ गए सस्ते के चक्कर में कि 2 रुपये सस्ता है, 2 बार लेकर आ गए, लेकिन अगर बार बार आप उसको लेकर आ रहे हैं तो इसमें मैं वही बात कहना चाहता हूँ, एक बार आप बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, बार बार बनने में आपको अपने अंदर थोड़ा झांकने की जरूरत है कि हम क्यों बार बार बनते हैं। सवाल ये कि विश्वास किस पे किया जाए। सवाल विश्वास इसलिए किया जाए, देखिए मेरा ऐसा मानना है, इस बात को मैं, क्योंकि आपका ये मंच है, चैनल है, हजारों लोग उस बात को सुनेंगे, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। विश्वास शब्द अपने आप में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन विश्वास कभी भी होता है बंद आंखों से नहीं होता है। अगर बंद आंखों से विश्वास होता है तो वो भक्ति हो जाती है, विश्वास नहीं रहता। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो। तो विश्वास तो पहली बात है, शुरुआत तो विश्वास से ही होती है, लेकिन वो विश्वास कब भक्ति बन जाता है और वो भक्ति कब अंधभक्ति बन जाती है, इस फिसलन से हम अनजान रहते हैं। तो मेरा इस समाज से भी अपील है कि अगर मैं कोई बात बोलता हूं, तो मैं उस बात पे, मेरा इतिहास सब जानते हैं या नहीं जानते तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आदमी जो बात बोल रहा है इस पे इसने अपने पिछले इतिहास में 10 साल में, 20 साल में कितना उस पर अमल किया है। अगर मैंने अमल नहीं किया है और मैं कुछ बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है उनको विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर मैंने उस पर अमल किया है तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे बोल सकूं, मेरे पर विश्वास कीजिए। और विश्वास करने के बाद भी आपका जो एक नजर है मेरे ऊपर या किसी भी नेता के ऊपर होनी चाहिए, इसी तरह जिंदगी चलती है। क्योंकि हर दौर में नए लोग आते हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है हमें अपने समाज को भी देनी है कि विश्वास करो, लेकिन आंखें खोलकर। अगर रास्ते में चलते हैं, अच्छी सड़क होती है, अचानक गड्ढा भी आ जाता है, अगर आप जागरूक नहीं होंगे, सिर्फ ये सोच के बैठे कि नई सड़क बनी है, गड्ढा नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आंखें खुली रखना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है। दलित समाज जी, इतने वर्ष हो गए, उनको काफी सारी छूटें दी गई, सब कुछ दिया गया, जी। लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी चीज ये कि दलित समाज के साथ कितना भी ऊंचा हो जाए, क्या वो मानसिक तौर पर गुलाम हो है क्या? हजारों साल से जो इतिहास इस देश का रहा, इस सैकड़ों साल से जो इतिहास रहा इस समाज का, दलित समाज की बात करो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, पिछले 50, 60, 70 सालों में उनकी जिंदगी में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया या हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष रहा, उसके कारण एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ, और ये इतिहास गवाह है दुनिया का
कि कोई भी जो बदलाव, खासकर जो मानसिक बदलाव है, वो एकदम से नहीं आता। पैसे का बदलाव, आर्थिक बदलाव आ सकता है एक पीढ़ी के अंदर या कुछ साल के अंदर, लेकिन जो मानसिक बदलाव होता है, मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है, वो धीरे धीरे आता है। अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारी दूसरी या तीसरी पीढ़ी शिक्षा में या थोड़ा आर्थिक तौर पर थोड़ी मजबूत हुई है, रोजगार के तौर पर सरकारी नौकरी मजबूत हुई है। और ये मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बदलाव नहीं आया है, बदलाव तो आया है। और जो पहले हमारे समाज का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कम था, अब ज्यादा हो चुका है। आर्थिक तौर पर भी बड़ा है, शिक्षा के तौर पर भी बड़ा है, नौकरी में भी बड़ा है आगे। और अब उसने अपने आप को थोड़ा विस्तृत दायरे में सोचना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात इसमें, जो मैं काशीराम साहब का जो मैं मुरीद हूँ या उनका मैं अनुयायी हूँ, और जो मैं उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ, कि उन्होंने जो हमें इस समाज को वोट की ताकत का एहसास कराया, जो उन्होंने हमें अपने वजूद का एहसास कराया, उससे कहीं ज्यादा, या हमारी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया, उससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने हमें साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से जो मजबूती प्रदान की, वो मैं उनका सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ। और उसी का नतीजा है कि उनके जाने के आज लगभग 20-22 साल हो चुके हैं। उस 20-22 साल के अंतराल के बाद भी ये समाज या उनकी विचारधारा या उनका आंदोलन, जो मैं पूरे देश में घूम के देखता हूँ, वो आज भी जिंदा है। उसकी सुगबुगाहट, उसकी कुलबुलाहट आज भी जारी है। आपको सत्ता की कुंजी उत्तर प्रदेश में दी गई जी उसके बाद आप सत्ता में रहे, भागीदारी में रहे, सब तरह से रहे, जी आप भी रहे जी लेकिन आप थोड़ा सा अगर किसी ने लालच आपको दिखा दिया, आप उस लालच में आके आपने मुस्लिम वोट बैंक खो दिया, क्या मानते हैं आप? मैं मानता नहीं, मैं जानता हूँ। मानना तो आज की बात है, ये बात मैं आज से 20 साल पहले मैंने देख ली थी। और मैं पार्टी के लेवल पे, पार्टी के अंदर, पुराने लोग उसके गवाह हैं, मैं ये बोलता था कि जिस रास्ते पर मायावती जी जा रही हैं, उस रास्ते में बर्बादी ही बर्बादी। और सिर्फ मुस्लिम्स के एंगल से नहीं कह रहा मैं, दलित समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, मुस्लिम समाज हो, या जो भी गरीब पिछड़े दलित शोषित लोग हैं, सबके एतबार से ये मामला आगे बहुत खराब होने वाला है। और वो आज 2026 में, आज अब हम बात कर रहे हैं, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 उस दौर में मैंने उसको होता हुआ देख लिया था। और देख लिया था इसीलिए उसकी तैयारी मैंने तब से शुरू कर दी थी कि ऐसा दौर जब आएगा तो उसके लिए मुझे या मेरे साथियों को उसके लिए तैयार रहना है। सोनालाल पटेल जी ने इस पे इशारा किया। तो इसी दौर का हम इंतजार कर रहे थे कि जो लोग इसको समाज, जिन लोगों ने या जिस व्यक्ति ने इस समाज को, इस विचार को धोखा दिया है, आज उनका हश्र भी हम देख रहे हैं। समाज तो जो भुगत रहा है, उनका हश्र भी हम देख रहे हैं। आगे क्या कार्यक्रम है आपका? हमारा कार्यक्रम ये है कि जो काम काशीराम जी ने 2003 में छोड़ा था, 15 सितंबर 2003 को जो उनको अंदर किया गया, उनको अस्पताल के नाम पे जो आंदोलन, एक रुकावट आई थी 2026 में या 2025 में, 26 में, उस काम को हमें दोबारा उसी मजबूती के साथ, उसी ईमानदारी के साथ और उसी शिद्दत के साथ हमें दोबारा शुरू करना है। यही हमारे महापुरुषों की जो सीख है, उसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं इसकी जिम्मेदारी मैंने काफ़ी हद तक उठाई, जिससे बात की। 10 साल मैंने काशीराम जी के पेपर में काम किया और सैकड़ों या शायद हजारों मैंने लेख लिखे। और 1996 से लेकर 2003 तक का एक दौर था जिसमें काशीराम साहब एक्टिव थे पॉलिटिकली। और आप जानते हैं उस दौर में क्या था, जो आज की जो नाउम्मीदी हमें नज़र आती है, उस टाइम पे नहीं थी। बड़ा जोश था कौमों में, समाज में, पिछड़े समाज में, दलित समाज में, मुस्लिम समाज में, और सबको बहुत उम्मीद थी और मुझे भी बहुत उम्मीद थी। लेकिन 2003 में उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ वो एक लंबी कहानी है, जो मैं आज कभी जाना नहीं चाहता। तो 2003 के बाद फिर 6 में उनका डेथ हुई। कैसे हुई वो एक अलग कहानी है। बहुत सी चीज़ों का मैं बहुत करीब से गवाह हूँ। और 2006 के बाद फिर अगले 6 साल 2012 तक काशीराम जी के बिना
मैं बीएसपी का हिस्सा रहा और बीच में मायावती ने कुछ एक हालात हुए मुझे राज्यसभा में भेजा। 2 साल के लिए मैं राज्यसभा में रहा और 2 साल में मैं ऐसा समझता हूँ जो मेरे 2 साल राज्यसभा में रहे, हमारी पार्टी के कई सांसद रहे जो 18 साल रहे, 12 साल या 10 साल रहे। मेरा काम 2 साल में उनसे कई गुना ज़्यादा था। इस बात का मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को मैं बोल सकता हूँ। लेकिन आज जो मंजर बयान किया कमाल भाई ने, मुशर्रफ कमाल साहब ने, बहुत हल्के तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी बात और बड़ी गहरी बात की, बड़े हल्के तरीके से कि बच्चा भी समझ ले और वो आपके सीने को चीरती हुई चली जाए। ये जो बात इन्होंने बोली है कि आज हमारे देश की क्या हालत है, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता। 2002 के अंदर, 2003 के अंदर, 2004 के अंदर, 2005 के अंदर आज का जो मंजर हाल बोलते क्या बोलते हैं, नहीं ठीक है।